हेलो दोस्तों, चलिए 21 दिसंबर के एसएसटी पेपर की आंसर की देख लेते हैं। पेपर अच्छा हुआ बुरा हुआ कोई बात नहीं। अब हमें रीट मेंस को टारगेट करना है और ऑल राजस्थान पहली रैंक लेके आनी है। पहला प्रश्न, राज्य की सत्ता के सार्थक प्रयोग के लिए राज्य के कानून और आदेश जनसाधारण की नैतिक मान्यताओं और मूल्य प्रणाली पर आधारित होने चाहिए। यह भी कथन है और कारण क्या बता रहा है, राज्य इसके लिए अपने नागरिकों से अनिवार्यतः कानूनों का आज्ञा पालन सुनिश्चित करें। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए और ब दोनों पृथक रूप से सत्य है, परंतु ब ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभी मानव जन्म से स्वतंत्र तथा प्रतिष्ठा और अधिकारों में समान है। तो ये कथन दिया गया कहाँ पे, तो ये मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र ना उसमें दिया गया था। किसमें, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में यह अभिकथन दिया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन से विचारक को आधुनिक राज्य के आगमन का संदेशवाहक और राष्ट्र संघ की भूमिका का लेखक माना जा सकता है। तो जो मार्सिलियो ऑफ पेडुआ साहब है, कौन, मार्सिलियो पेडुआ साहब, इनको आधुनिक राज्य के आगमन का संदेशवाहक और राष्ट्र संघ की भूमिका का लेखक माना जा सकता है। शक्ति व सम्मान मूल्य और राजनीतिक विज्ञान का उससे घनिष्ठ संबंध, ये विचार किस विद्वान ने दिए हैं, तो डेविड ईस्टन साहब ने दिए। किसने दिए हैं, डेविड ईस्टन साहब ने ये विचार दिए हैं। अगर आपने हमारे जो 10 एसएसटी के पेपर हुए हैं और उसके 1500 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो ये मान के चलो आपके 50% मार्क्स तो इनमें से आ जाएंगे। यकीन नहीं होता तो पीडीएफ डाली हुई है, देख सकते हो। निम्नलिखित राष्ट्रपति के शपथ के संवैधानिक प्रारूप में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं स्पेस भारत के राष्ट्रपति के पद पे कार्य करूंगा। तो किस प्रकार की शपथ लेते हैं, तो वो निष्ठापूर्वक कार्य करने की शपथ लेते हैं। किसकी, निष्ठापूर्वक कार्य करने की शपथ लेते हैं। तो जिसने भी इसका आंसर निष्ठापूर्वक लगाया है उसका आंसर सही हो जाएगा। भारत के लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 543 कब अस्तित्व में आया, कब, तो ये 1971 में। कब आया, 1971 में। जिसने भी 1971 लगाया है, यानी जब बांग्लादेश भारत वार हुआ, पाकिस्तान वार हुआ था, उस समय ये 543 अस्तित्व में आया था। 543। भारत के संविधान के आर्टिकल 51 के क्लोज के अनुसार प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे। यानी 51 का भी हमें पता है मूल कर्तव्य दे रखे, और उसका पहला पॉइंट क्या है, संविधान का पालन करना। निम्न में से किस टीकाकार ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की। कौन साहब कह रहे हैं कि भारतीयों ने नीति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की, तो ये कह रहे हैं ग्रेनविल ऑस्टिन साहब। कौन कह रहे हैं, ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ये कह रहे हैं। भारत का राजस्थान का पहला जेंडर बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री है गहलोत साहब, इन्होंने ही राजस्थान का पहला जेंडर बजट, पहला जो पेपरलेस बजट और पहला कृषि बजट इन्होंने ही पेश किया है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के मूल अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उक्त प्रावधान के संदर्भ में सही है। तो ये जो प्रावधान किए गए कि जो मूल अधिकार है वो आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते, कौन कौन से, 20 और 21, ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से कहे गए हैं, तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या यूं कहे 44वां संविधान संशोधन था ना, उसके माध्यम से ये बात कही गई है। भारत के संविधान में वर्णित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की व्याख्या कौन सा वाक्य करता है, तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की व्याख्या कौन सा वाक्य कर रहा है, तो नीति निर्देशक तत्वों में क्या है, एक तो हमारे दिए हुए मूल अधिकार, ठीक है, वो अधिकार जो प्रत्येक नागरिक को मिलेंगे, सरकार का दायित्व होगा कि वो अधिकार तो प्रोवाइड करवाए। अगर प्रोवाइड नहीं करवा पाता राज्य, तो उस परिस्थिति में हम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि भाई हमें हमारे अधिकार दीजिए। लेकिन नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो वो कुछ अलग अधिकार हैं जो सरकार वर्तमान में देने में सक्षम नहीं है, लेकिन सरकार को वो देने चाहिए, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, कुछ अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। ये भी जिसने भी लगाया है उसका आंसर सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। ये 51 में लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो इस संदर्भ में कुछ पॉइंट्स दे रखे, 51 के 51 के 51 के 51 के है।
तो इसमें हमें बताना है। तो 51 क में क्या लिखा है, 51 ख में क्या लिखा है, 51 ग में, तो 51 क में क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, ये 51 क में लिख रखा है। तो एक के साथ 3 हो जाएगा। फिर 51 ख में क्या लिख रखा है कि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, ये 51 ख में लिख रखा है। फिर 51 ग में क्या लिख रखा है, तो 51 ग में लिख रखा है संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति सम्मान बढ़ाना, यानी जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाई हुई है उनके सम्मान करना, विभिन्न राष्ट्रों का उनके प्रति सम्मान दिखाना और उनके अनुरूप कार्य करना, ये 51 ग में कहा गया है। और 51 ग में क्या कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का। तो इसका मतलब 3, 2, 1, 4 जिसने लगाया है उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या पहले 6 थी, उसे बढ़ा के 10 किस साल किया गया। तो ये बाकायदा प्रश्न करवाया हुआ है 1965 में। कब, 1965 में। किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी में बांटा है, तो कॉम्टे साहब है ना, उसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी में बांटा है। सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं, ऑब्वियसली हम समाज कहते हैं। क्या कहते हैं, सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाना है, बिल्कुल सही बात है। भारत 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता संभालेगा, ये बिल्कुल सही बात है। और हमारे मोबाइल में ईमेल्स आ रहे हैं ना, आपके जीमेल पे ईमेल आ रहे हैं कि भारत ने G20 की वो ले ली है और इस साल आयोजित करेगा, और ये हमें मतलब हमारे लिए गर्व की बात है, इस तरह से बताया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो ये भारत कब से लिए, 1 दिसंबर 2022 से ली है। और फिर G20 में 19 देशों और यूरोपीय संघ शामिल होंगे, ये भी सही बात है। और G20 वैश्विक जीडीपी का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और दुनिया की आबादी का 2/3 हिस्सा है, ये भी सही बात है। इस प्रकार कथन 1, 2, 3 और 4 सभी सत्य हैं, तो जिसने भी सभी सत्य लगाए हैं उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड सम्मेलन जो कि 1944 में किन वित्तीय संस्थाओं की स्थापना का समझौता हुआ था। तो देखो, एक तो उसमें थी IMF, क्या थी, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक था वर्ल्ड बैंक, ये तो सबको पता है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे लिखा है पुनर्संरचना और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, तो ये IBRD है ना, IBRD और वर्ल्ड बैंक का एक नाम है, यानी IBRD वर्ल्ड बैंक की कई संस्थाएं हैं। वर्ल्ड बैंक की संस्थाओं में एक प्रमुख संस्था है IBRD, तो IBRD को इसके मतलब पर्यायवाची के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से वर्ल्ड बैंक की IBRD है। तो यहां पे कंफ्यूज कर गए, कई बच्चे गच्चा खा गए इसमें, लेकिन हमें स्मार्टली पढ़ना है। गलतियां हो गई, इट्स ओके, बट गलतियां दोहराना नहीं है, रिमेंबर दिस, नोट कर लो इसको। किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रयोग अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया, तो कूले साहब है ना, कूले साहब, कौन, चार्ल्स कूले साहब, उन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रयोग अपनी पुस्तक है उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन उसमें किया है। एक सामाजिक भूमिका व्यक्ति का किसी समूह या पारिस्थितिकी वह व्यवहार का प्रतिमान है जिसकी उसे आशा की जाती है। ये परिभाषा किसने दी है, तो ये दी है G.L. लुंडबर्ग साहब ने। किसने, G.L. लुंडबर्ग साहब है, इन्होंने दिए, क्या कहा है, एक सामाजिक भूमिका व्यक्ति का किसी समूह या परिस्थितिकी में व्यवहार या प्रतिमान है जिसकी उसने आशा की है। अगला प्रश्न है, पर्याप्त निश्चित और टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन और बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है ना, तो ये परिवार के माध्यम से तो होता है, ये आपको पता ही है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप मैच्योर हो। हिंदू विवाह के किस प्रकार में न तो माता पिता की सहमति की आवश्यकता है न ही संस्कारों की, तो गंधार विवाह में क्या होता है, माता पिता कहीं बैठे और संस्कार भी कहीं बैठे, है ना, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं गंधर्व विवाह। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता बोले माता पिता सहमत है कि नहीं है, या संस्कार का क्या बट रहा है, कुछ नहीं बटता। बाद में जब गंधर्व विवाह करते हैं ना, तो इन चीजों का कुछ नहीं बटता है, तो इसका आंसर गंधर्व विवाह हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकीकरण, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, माता पिता की सहमति से कार्य करनी चाहिए, अन्यथा तो आपको पता ही है क्या हो रहा है समाज में। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है, तो नगरवाद है वो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है, जबकि ये तो सेंट्रलाइज होता है इसे तो, जबकि सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद ये राष्ट्रीय एकीकरण के लिए खतरे हैं, मतलब दिख रहा है, कोई भी बता देगा जैसे। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है एलेक्स इंकल्स ने, किसने लिखी है, एलेक्स इंकल्स ने, है ना, उन्होंने व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है। गेमाइसाफ्ट और गैसलसाफ्ट समाज के 2 प्रकार है, ये किसने उल्लेखित किया है, तो ये टॉनीज ने उल्लेखित किया है। किसने,
टॉनीज ने यह उल्लेखित किया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो दिसंबर की 9 तारीख आती है ना, तो भ्रष्टाचार को बाय बाय करते हैं अपन। कब? दिसंबर की 9 तारीख। तो जिसने भी दिसंबर की 9 तारीख लगाया है उसका आंसर सही है। व्यक्ति का वह पद जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह और उपलब्धियों आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे परास्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? परास्थिति। और मुख्य परास्थिति की अवधारणा किसने दी? तो E.T. हीलर साहब ने। किसने? E.T. हीलर साहब, उन्होंने मुख्य परास्थिति की अवधारणा दी। हिस्ट्री ऑफ द कास्ट इन इंडिया पुस्तक लिखी है तो S.V. केलकर साहब ने हिस्ट्री ऑफ द कास्ट नाम की किताब लिखी है। समाजशास्त्री होने के नाते हमारा सीधा संबंध सामाजिक संबंधों से, ये केवल इन्हीं सामाजिक संबंधों में परिवर्तन है जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये कथन किसका है? तो मैकाइवर और पेज का ये कथन है। किसका है? मैकाइवर और पेज का। और निम्न में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? तो बाकी तो सारी है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति से संबंधित है। अरे व्यक्ति से नहीं, ये समाज से संबंधित होता है। तो व्यक्ति से संबंधित है, ये गलत कथन है ना, इसे आप देख लेना, ये व्यक्ति से संबंधित एक गलत कथन है। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ का तत्व नहीं है? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो होते हैं लेकिन संस्कार नहीं होते, तो इसका आंसर संस्कार हो जाएगा। और ये किताबें लिख रखी है, ये किस किस की है मिलान करनी है, तो इसका आंसर होगा ए के साथ डी, यानी हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन लिखी है P.H. प्रभु ने, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन P.S. प्रभु ने। उसके बाद मैरिज एंड फैमिली ड्रामा लिखी है, मैरिज एंड फैमिली लिखी है, फैमिली इन इंडिया लिखी है कपड़िया साहब ने। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किनशिप ये लिखी है वेस्टर्न मार्क ने। और किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो किनशिप के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि जहां भी किनशिप शब्द आता है ना, किनशिप वो किसकी है भाई साहब? वो कर्वे साहब की है। बताया ना यार, है ना? सही करके आए हो ना आप? ये मत कहना कि नहीं करके आए इसे। प्रशासन का क्षेत्र व्यापार हर के लिए नहीं, किनशिप किसी और के लिए भी आया, लेकिन इरावती कर्वे साहब के लिए तो आया ही आया है ना। तो कर्वे साहब वाली भी तो सीधी सीधी किनशिप होगी ना उस हिसाब से। प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है और वह राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षों से दूर करता है। ये कौन कह रहे हैं? तो ये वुड्रो विल्सन कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? वुड्रो विल्सन। इसका आंसर वुड्रो विल्सन। संतानम कमेटी की नियुक्ति किस समस्या को रोकने के लिए की गई? तो भ्रष्टाचार। तो संतानम समिति वाले में भ्रष्टाचार आंसर होगा, जिसने भी भ्रष्टाचार नहीं लगाया उसका आंसर सही है। संस्कृति की गरीबी की अवधारणा किसने दी? तो ये ऑस्कर लेके आए और संस्कृति की गरीबी दे दी ऑस्कर लुइस। इसका आंसर ऑस्कर लुइस। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने प्रशासन के सिद्धांतों को मिथक या कहावतों के रूप में स्वीकार किया है? अस्वीकार किया मतलब स्वीकार नहीं किया है। किसने? हर्बर्ट ए साइमन ने इसे मिथकों के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो इसने इसका आंसर, जिसने भी हर्बर्ट ए साइमन लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। यह कथन किसका है कि मानवीय समस्या के मानवीय समाधान है? मानवीय समाधान के लिए मानवीय तथ्य, आंकड़ों तथा मानवीय उपकरणों की आवश्यकता होती है। यह कह रहे हैं लोथली स्परबर्गर। क्या बर्गर आ रहा है ना कहीं ना कहीं, है ना? तो ये बर्गर साहब कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? बर्गर साहब कह रहे हैं। उसके बाद में निम्न में से कौन सा ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर मेस्लो की आवश्यकता सोपान की विचारधारा का सही क्रम है? तो देखो, इसमें सबसे पहले जैविक आवश्यकता सबसे पहले होगी व्यक्ति को, तो ये 1 नंबर पे हो गई। फिर उसके बाद में सुरक्षा आवश्यकता है, फिर उसके बाद में आपकी लगाव और प्रेम संबंधी आवश्यकताएं, फिर उसके बाद आत्मसम्मान की और आत्मसंतुष्टि तो अंत में मिलेगी ना। तो जिसमें ए एंड में आ रहा है तो ए 2 में आ रहा है, ये 2 तो एलिमिनेट हो गए। और शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत भी जैविक शारीरिक आवश्यकता से हो रही है। लेकिन इस प्रकार से देखते तो BECDA जिसने भी लगाया उसका आंसर सही है, यानी BECDA जिसने लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक प्रशासन के पोस्टकार्प विचार का समर्थक नहीं है? तो लेविस मेरियम है ना, वो लोक प्रशासन के पोस्टकार्प सिद्धांत का समर्थक नहीं है। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम पुस्तक किसने लिखी है? तो रॉबर्ट डायल ने। रॉबर्ट डायल कह सकते हैं, रॉबर्ट डायल कह सकते हैं, मतलब डैल कह सकते हैं, है ना। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखी है? तो रॉबर्ट डायल ने लिखी है। और निम्न के कौन सा औपचारिक संचार नेटवर्क का सबसे अधिक केंद्रीकृत प्रकार है? तो वृत्त के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? वृत्त को बता रहा है कि औपचारिक संचार नेटवर्क का सबसे अधिक केंद्रीकृत प्रकार है वृत्त। और अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो विक्टर ब्रूम साहब है ना, वो अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादक माने गए हैं। सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था? तो 1988 में, यानी 1988 में सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन सौंपा था। ठीक है, कब सौंपा? 1988 में, 1987, 88 में सौंपा था। सही है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक था नागरिक केंद्रित प्रशासन। क्या आंसर है इसका? नागरिक केंद्रित प्रशासन। पहले प्रशासनिक सुधार आयोग में कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए? तो पहले प्रशासनिक सुधार आयोग में 20 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए, 20 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए थे। और
रेंसिस लिकार्ट के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रबंधकीय प्रणाली सर्वोत्तम है? तो सहभागी समूह सबसे अच्छा है। कौन सा है? सहभागी समूह। तो रेंसिस लिकार्ट वाले प्रश्न में सहभागी समूह आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्यात्मक फोरमैनशिप तकनीक के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नायक बॉस नहीं है? तो कौन बॉस नहीं है? तो बॉस का स्वभाव तो आप जानते ही हो, है ना। तो बॉस का स्वभाव कैसा है? नियंत्रक वाला, मतलब ये नहीं है, बॉस नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है अनुशासक, नियंत्रक, निर्देशक, कार्ड लिपिक और निरीक्षक। तो इसका तो आंसर इसमें नियंत्रक लिख रखा है। किसने क्या लिख रखा है? नियंत्रक। तो ऑप्शन 2 नियंत्रक इसका आंसर बता रहा है। बॉस वाले प्रश्न में नियंत्रक। और ओम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना सबसे पहले 1809 में सबको पता है स्वीडन में हुई थी। आप सबका सही है ये तो। संसद के लोकपाल विधेयक पहली बार कब प्रस्तुत हुआ था? तो 1968 में, ठीक है। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सूचना के प्रकटन में छूट विहित है? सूचना के प्रकटन में छूट दे रखी है ना कुछ मामलों में, तो वो धारा 8 क्लोज 1 में दे रखी है। 8 क्लोज 1 में किस में दे रखी है? सूचना से प्रकटन में छूट, सेक्शन 8 क्लोज 1, ठीक है। प्रस्थानत्रयी से क्या तात्पर्य? तो प्रस्थानत्रयी में उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र शामिल है। क्या है? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म के लिए तज्जलान शब्द का प्रयोग हुआ, जिसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य ब्रह्म सत्य, सर्वव्यापी, शुद्ध चैतन्य स्वरूप और अनंत है। क्या कह रहे हैं? ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म सत्य है, सर्वव्यापी है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है और अनंत है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता? तो देखो, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जांच नहीं कर सकता। किसकी? अनुशासनात्मक कार्रवाई की जांच नहीं कर सकता। एज इट इज प्रश्न RS में आया हुआ है यही प्रश्न। इसका आंसर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई था, है ना। और राजस्थान जन सूचना पोर्टल कब प्रारंभ किया गया? तो 2019 में। जन सूचना पोर्टल 2019 में शुरू किया गया। संसार में दुख की व्यापकता निर्विवाद है, इस विचार के समर्थक कौन सा दर्शन है? तो बौद्ध दर्शन है ना, वो क्या कहता है कि संसार में दुख की व्यापकता है ना, वो निर्विवाद है। क्या है? निर्विवाद है। जैन त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये जैन दर्शन है। तो इसका आंसर, जिसने भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र लगाया ना, उसका आंसर सही हो जाएगा। वेदों के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो वेद अनादि और अपौरुषेय है। किसने लिखे वेद? तो देवताओं ने लिखे है ना, ईश्वर ने लिखे। वेद के लिए सबसे प्रचलित श्रुति है, शब्द श्रुति है। बिल्कुल सही बात है ये भी। वेद सामान्य अर्थ संगीत है। नहीं, संगीत नहीं वेद का अर्थ। वेद का अर्थ है ज्ञान। तो इसका मतलब 1 2 और 3, 1 2 और 4 जिसने लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। 1 2 4 आंसर सही हो जाएगा। 1 2 का 4 राइट आंसर है। मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, है ना। क्या कह रहे हैं? आई थिंक देयरफॉर आई एम। कौन कह रहे हैं? तो मैंने बताया था आपको। ये कौन कह रहे हैं? देकार्त कह रहे हैं। मैंने ये भी कहा था, क्या शानदार बात कही है ना। सुकरात के अनुसार सद्गुण क्या है? सुकरात के अनुसार सद्गुण 1 है। कितना है? सद्गुण 1। सुकरात सद्गुण 1 मानते हैं, लेकिन उनके शिष्य कांट क्या मानते हैं वह अलग बात है। लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या है? सुकरात के अनुसार सद्गुण कितने? 1 है। और परिणाम निक्षेपणवादी नीतिशास्त्र महत्व देता है किसको? कर्तव्य को। परिणाम निरपेक्षवादी नीतिशास्त्र कर्तव्य को महत्व देता है। बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा संबंधित है? तो इसमें 1 2 3 संबंधित है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, है ना। तो ये इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा। जिसने भी 1 2 3 लगाया ना उसका आंसर सही है। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का समर्थन क्या करता है? दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत। यानी आंख के बदले आंख। और गांधी जी क्या कहते हैं? आंख के बदले आंख मांगोगे तो एक दिन पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, है ना। लेकिन आंख के बदले आंख का तात्पर्य दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत इसका आंसर होगा। जिसने भी दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत कहा है ना उसका आंसर सही हो जाएगा। यानी जिसने भी दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत के ऐसे घोड़ा किया है ना उसका आंसर सही हो जाएगा। सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार्य है। सुखवादी JS मिल। कौन है? सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार्य है। सुखवादी JS मिल। इसका आंसर है JS मिल। क्या है? JS मिल। गांधी दर्शन के अनुसार ईश्वर विषयक सर्वाधिक उपयुक्त विचार क्या है? तो गांधी जी क्या कहते हैं? सत्य ही ईश्वर है। क्या कहते हैं गांधी? गांधी कहते हैं सत्य ही ईश्वर है। नैतिक सिद्धांत कर्तव्य के लिए कर्तव्य संबंधित है। तो नैतिक सिद्धांत कर्तव्य के लिए कर्तव्य कांट से संबंधित है। किससे? कांट से। ठीक है। संकल्प स्वातंत्र्य की अनिवार्य शर्तों में क्या शामिल है? तो स्वातंत्र्य की अनिवार्य शर्तों में कर्म की क्षमता शामिल है, ज्ञान और उद्देश्य शामिल है, न्याय का आचरण शामिल है। इन विकल्पों की उपस्थिति शामिल नहीं है। तो जिसने भी 1 2 3 लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। इसमें संकल्प की स्वातंत्र्य में 1 2 3 आंसर है। कांट का कठोरवाद समर्थन करता है। किसका? चाहिए में कर सकना निहित का। यानी जिसका आंसर जिसने भी चाहिए में कर सकना निहित है का लगाया है उसका आंसर सही है। सुकरात संदेहवादी नहीं है। क्यों नहीं है? संदेह असंदिग्ध सत्य तक पहुंचने का साधन है। यानी सुकरात संदेह क्यों करते हैं? सुकरात संदेह करते हैं कि वो उस सत्य तक पहुंचना चाहते हैं जो संदिग्ध है ही नहीं।
तो उसके लिए संदेह करते हैं। संदेहवादी नहीं है सतरात, वो तो सत्य पहुंचने के लिए उसका जरिया बनाया उन्होंने, साधन बनाया है। तो इसका आंसर जिसने भी संदेह असंदिग्ध सत्य तक पहुंचने का साधन है, उसका सही आंसर हो जाएगा। वैदिक ऋण त्रयी में शामिल नहीं है। तो वैदिक ऋण त्रयी में पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण होता है, लोक ऋण नहीं होता। तो जिसने भी लोक ऋण लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो ये तो आपको रटा हुआ है, उपसंपदा। सबसे सरल प्रश्न है, अगर ये शब्दों की देखें ना, इनमें तो उपसंपदा किसे कहते हैं? बौद्ध संघ में प्रवेश को। निम्न में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में वचोगोती, बहुश्रुत और समवाय का बल दिया है, जिसमें उसकी धार्मिक सहिष्णुता नीति का प्रकटीकरण होता है? तो देखो, धार्मिक सहिष्णुता नीति का तो 2-3 से होता है, लेकिन आपको यहाँ पे वचोगूति, बहुश्रुत और समवाय, थोड़ा सा इसको स्पेशलाइज कर दिया ना। स्पेशलाइज करने से कौन सा शिलालेख हो जाएगा? तो शिलालेख नंबर 12 हो जाएगा। यानी 12 है वो सहिष्णुता नीति किससे संबंधित है, और इसमें वचोगूति, बहुश्रुत और समवाय पर बल दिया गया है। निम्न में से कौन सी जातक के दृश्य सांची स्तूप के तोरणदार और स्तंभों के उत्कीर्ण नहीं है? तो महाजनक जातक उत्कीर्ण नहीं, बाकी उत्कीर्ण है। तो इसका आंसर महाजनक जातक हो जाएगा। निम्न में से किसने देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना की है? तो विशाख दत्त है ना, उन्होंने देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना की है। निम्न में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जूनीकरण अवस्थित है? तो जूनागढ़ से संबंधित है ना। तो जूनीकरणम कहाँ पे है? तो गुजरात में। कहाँ पे जूनीकरणम? तो ये जूनी से जूनागढ़ कनेक्ट करके गुजरात में याद कर सकते हो, जूनागढ़ गुजरात में है ना, उस प्रकार से। निम्न में से ऋग्वेद के किस मंडल में एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है लेकिन विद्वान लोग उसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं, ये किसमें मिलता है? तो ये पहले मंडल में मिलता है। किसमें? पहले मंडल में मिलता है। ठीक है, इसका आंसर जिसने भी पहला मंडल या प्रथम मंडल लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से किस किले का नाम बदलकर सिंगड़ कर दिया था? तो मैंने आपको बताया था कि कोंडाना किला है, और जो तानाजी मूवी बनी है उसके बारे में मैंने बताया था कि तानाजी मूवी ने कोंडाना किले को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगड़ किस किले का कर दिया था? कोंडाना किले का कर दिया गया था। निम्न में से किसने यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो यंग इंडिया समाचार पत्र किसने लिखा है? वो अलग बात है, गांधी जी ने लिखा है, लेकिन यहाँ पे यंग इंडिया पुस्तक के बारे में पूछा है, तो ये बाल गंगाधर तिलक। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने निम्न में से किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को समाप्त करने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था? तो मैंने आपको गांधी वाला पढ़ाया था। कितने प्रश्न आ गए गांधी से, है ना? वो वीडियो 200-250 लोगों ने देखा है, बाकी आप 4-4 हजार लोग देख रहे हो कुछ वीडियो को। तो जो महत्वपूर्ण, मैंने कहा था ना गांधी से 1-2 प्रश्न आते हैं, यहाँ पे तो 4 प्रश्न आ गए गांधी से। वो वीडियो देख ले तो कितना सही होता है ना। तो ये बारदोली है ना, बारदोली, वहां से इसे स्थगित किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो 1928 में की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की, लेकिन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद साहब द्वारा की गई। और सुभाष चंद्र बोस ने, अगला प्रश्न, 21 अक्टूबर 1943 को आजाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? तो सिंगापुर में किया था। कहाँ पे? सिंगापुर में किया था। निम्न में से पद्मावती व सुरसीर किसकी शिष्या थी? तो ये संत है पद्मावती जी और सुरसीर जी, ये रामानंद जी की शिष्या थी। किनकी? रामानंद जी की शिष्या थी। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अलतमगा जहांगीर को आरंभ किया था? तो जहांगीर ने। अलतमगा जहांगीर ने आरंभ किया था। किसने? जहांगीर ने। जिसने भी जहांगीर लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो स्टेट जनरल सबसे पहले हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ था? टेनिस कोर्ट की शपथ हुई थी। उसके बाद में क्या हुआ था? उसके बाद बास्तिल का पतन हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ था? मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा हुई थी, है ना। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? 1, 3, 2 और 4, मतलब ACBD किसमें हो जाएगा? तो 4 में हो जाएगा ACBD। और अगला प्रश्न है, अधिवेशन देखने थे। कौन से अधिवेशन कब हुए थे? कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में। फिर नागपुर अधिवेशन हुआ, फिर चार्लू की अध्यक्षता में इलाहाबाद अधिवेशन, फिर बनर्जी सर की अध्यक्षता में, और लाहौर अधिवेशन हुआ था दादा भाई नौरोजी के अधिवेशन। तो इस प्रकार 4, 1, 2, 3 जिसने लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। क्या? 4, 3 और 2, 1। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आप जाके विजिट कर सकते हो। निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो बेंडीवाइन की लड़ाई, तो इसका जो आंसर होगा ना BADC होगा। क्या होगा? BADC जिसने लगाया, यानी सबसे पहले बंकर हिल की लड़ाई, उसके बाद में ब्रेंडीवाइन की लड़ाई, उसके बाद में आपकी सारगोटा की लड़ाई, और उसके बाद में याकटाउन की लड़ाई, मतलब 1, 2, 3, 4 इस प्रकार। तो इसने भी BADC लगाया, उसका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 नाम की किताब किसने लिखी है? 1857 क्रांति के लिए 1857 नाम की किताब लिखी है SN सेन साहब ने। किसने? SN सेन साहब ने लिखी है। ग्रीनविच और थिम्पू के बीच में
90 डिग्री का अंतराल है। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे है तो थिम्पू पे क्या समय होगा? तो ये तो आपने कर ही लिया होगा, मैंने आपको एक दिन बताया था निकालना किस तरह से निकालते हैं कि हर डिग्री पे 4 मिनट का फर्क पड़ता है। 90 डिग्री पे 360 मिनट का फर्क पड़ेगा, और 360 मिनट का कितना घंटा होता है? 6 घंटे होते हैं। और जब जो ग्रीनविच रेखा है उससे अगर भारत वाली साइड में आते हैं तो टाइम बढ़ता है, और अगर उस साइड में अमेरिका वाली साइड में जाते हैं वहां से तो टाइम घटता है। तो यहाँ से थिम्पू मतलब अपना भूटान, तो यहाँ भारत वाली साइड में आ रहे हैं वहां से ग्रीनविच यानी इंग्लैंड से, तो इसका मतलब बढ़ेगा। तो 12 बजे दोपहर का 12 बजे आना, शाम का 6 बजे कितना बसी, शाम का 6 बजे, शाम का 6 बजन कहेंगे हुए 6 बजे अपराह्न के हुए, कहेंगे हुए 6 बजे अपराह्न के हुए। ठीक है ना, समझ का? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात था? तो इन जिलों की बात कर रही है, तो यहाँ पे इसका आंसर चूरू होगा। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था, यानी आपको सारे जिलों के लिंगानुपात याद होने चाहिए, उसके बाद इसको आप इसके सॉल्यूशन में पहुंच सकते हो। तो चूरू इसका आंसर है। वर्तमान शताब्दी में किस वर्ष हिंद महासागर में कुख्यात सुनामी आई थी? तो मैंने आपको एक दिन सुनामी के बारे में बताया था, 2-3 सुनामी के बारे में बताया था। 2017 में आई थी, 2013 में आई थी। तो हिंद महासागर में सुनामी की बात कर रहे हैं वो 2004 में आई थी, वो खतरनाक सुनामी आई थी, वो आपको पता ही है। आप 2003 और 4 में कंफ्यूज हो जाते, लेकिन 3 तो इसमें दे नहीं लगा, इसलिए 4 आपने ज्यादातर ने सही लगाया होगा। निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? तो टाटस्की नाम के जो व्यक्ति है उन्होंने लाल सेना का गठन किया था। किसने? टाटस्की। निम्न में से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबी समयावधि वाली समानांतर सरकार कहां चली थी? तो 17 में सबसे ज्यादा समयावधि वाली समानांतर सरकार चली थी, यानी पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी। एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, एक क्रांतिकारियों ने सरकार चला दी वहां पे। बोले यार तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो ना, हटो साइड में, अब हम चलाएंगे हमारा सरकार। तो ये सबसे लंबी कहां पे चली थी? तो ये 17 में चली थी, यहाँ पे 2 साल के आसपास चली थी। उसके बाद में दक्षिण भारत का मैनचेस्टर सबको पता है, कोयम्बटूर। क्या है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। और अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है, बिल्कुल सही बात है। वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। और सिराको, तो इसका आंसर क्या होगा? इसको आंसर इस प्रकार, इसको मत कर लेना। क्षोभ मंडल में अधिकांश मौसमी घटनाएं होती है। सिराको की स्थानीय पवनें कहाँ पे होती है? इटली में, बार बार बताया, मैप से बताया है ना। और प्रकाश मंडल क्षेत्र में ठंडे और काले धब्बों को सौरकलन कहते हैं, ये भी बताया हुआ है, मैप दिखा के बताया हुआ है। और ये देखना है इसमें कौन से संबंधित नहीं है, तो बाकी तो सारे संबंधित है, ये भी मैप से बताई हुई है सारी। तो बाह्य और आंतरिक कोड के मध्य संक्रमण क्षेत्र को गुटेनबर्ग संबंधता नहीं कहते, तो ये गलत हो जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा गुटेनबर्ग संबंधता, यानी ऑप्शन 3। और महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित संकुचन सिद्धांत किसने दिया था? तो ली थिन ग्रोन ने इसको आगे डेवलप किया था। किसने किया था? ली थिन ग्रोन ने। तो इनसे संबंधित कौन सा है संकुचन सिद्धांत से संबंधित? तो ली थिन ग्रोन साहब है। कौन है? ली थिन ग्रोन साहब। युति है ना, किसमें उल्लिखित किया? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का सरल रेखीय विन्यास होता है ना, वो युति कहलाता है। क्या कहलाता है? युति। भारत के निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये जलोढ़ मृदा है। बाकी अगर उस तरीके से देखें, इसके जो अलग तरीके से नामकरण किया गया ना, उस तरह से अलग होगी, लेकिन जो ऑप्शन है उनके अनुसार में जो जलोढ़ मृदा है वो सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं के समूह का उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित है? तो लेब्राडोर, कैनारी, ब्राजील और फॉकलैंड इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेब्राडोर, कैनारी, ब्राजील और फॉकलैंड। क्या है? लेब्राडोर, कैनारी, ब्राजील और फॉकलैंड। तो क्या आंसर हो जाएगा? लेब्राडोर, कैनारी, ब्राजील और फॉकलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रवाल जीवों के विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो बाकी तो चीजें सत्य है, लेकिन ये 20 से 30 डिग्री के तापमान में पनपते हैं। कहाँ पनपते हैं? 20 से 30 डिग्री के तापमान में पनपते हैं, ये सत्य है प्रवाल जीवों के संबंध में। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्णित राज्यों के घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर होगा सबसे कम घनत्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ का है? नागालैंड का, मतलब 100 से ज्यादा है। और बाकी ये बीच के। तो इस प्रकार सबसे पहले तो बी और लास्ट में डी, सबसे पहले बी और लास्ट में डी। तो सबसे पहले आरोही छोटे से बड़ा ही तो होता है ना, बी और डी, ये होना चाहिए इसका। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा। ये इसको नहीं, आप इसको डी को प्रेफर करना। और 1992 में समुद्र पारी आर्थिक सहयोग निधि OECF जापान द्वारा आरंभ अरावली वृक्षारोपण परियोजना का उद्देश्य बताए? अरावली पर्वत प्रदेश को हरा भरा रखना, और दूसरा है इसका भूमि का कटाव और अवैध खनन को रोकना। ये दोनों ही उद्देश्य थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और सी दोनों सही है। क्या सही है? ए और सी दोनों सही है। उसके बाद में भारत के निम्नलिखित नदियों में उसके उद्गम स्थल से सम्मिलित कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा बेतवा। कहाँ से निकलती है? तो ये भोपाल से निकलती है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। पेन्नार कहाँ से निकलती है? पेन्नार निकलती है नंददुर्ग से। और सोन निकलती है
अमरकंटक से। तो इसका जिसने भी CDAB लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। क्या है इसका सही आंसर? CDAB, ठीक है। और भारत में कौन से वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? तो 1972 में। कब? 1972 में, ठीक है। उसके बाद साधन लागत। अब देखो इकोनॉमी वाले तो सारे ही वैसे आ गए जैसे हमने किए थे, और इनको तो हमने डिटेल में भी किए हैं। साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? तो देखो विशुद्ध राष्ट्रीय मतलब NDP की बात कर रहे हैं, और NDP किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे। तो उसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद तो कह ही नहीं सकते। जब NDP है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे कहेंगे? निजी आय कैसे कहेंगे? व्यक्तिगत आय कैसे कहेंगे? इसको राष्ट्रीय आय कहेंगे भाई। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। तो इसका आंसर राष्ट्रीय आय हो जाएगा। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, मैंने बताया था उपभोग में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, मतलब इसके जस्ट जो हमने लास्ट वीडियो किया है, कौन सा? हमने पेपर नंबर 10 किया था, सबसे लास्ट में पेपर नंबर 10 नहीं किया था, एग्जाम से एक दिन पहले। उसमें मैंने सीमांत प्रवृत्ति बताई है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। उसमें क्या है? उपभोग में परिवर्तन, आय में परिवर्तन। और मैंने आपको MPC बताई है ना, APC बताई, ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APS बताया, ये सारी चीजें बताई है। तो उसमें उपभोग में परिवर्तन, आय में परिवर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। सीमांत MPC क्या होगी? MPC उपभोग में परिवर्तन, आय में परिवर्तन। क्या होगी? उपभोग में परिवर्तन, आय में परिवर्तन। और यदि मांग की लोच एक से अधिक और धनात्मक है तो वस्तु विलासिता वस्तु होगी, और अन्य बातें स्थिर रहते हैं वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम को व्यक्त किया जाता है, यानी अन्य बातें स्थिर रहेगी, ठीक है। ये तो हमारे मांग के नियम में रूल है कि अन्य बातें स्थिर रहेगी। एक चीज अफेक्ट होगी उससे दूसरी चीज प्रभावित होगी, है ना। उससे फिर उसका देखेंगे सापेक्ष संबंध कैसा है। तो वस्तु की कीमत गिर गई, अब क्या होगा? वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी, मांग में वृद्धि होगी। अच्छा, ये भी बात हो गई। अब दूसरा कह रहा है वस्तु की कीमत गिरेगी तो मांगी गई मात्रा में विस्तार होगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ये भी सही है। इसमें दोनों विकल्प सही है, लेकिन मांगी गई मात्रा में विस्तार है, टेक्निकल वर्ड नहीं है ना। मांग में वृद्धि इसका टेक्निकल वर्ड है, तो इसका आंसर मांग में वृद्धि होगा। बाकी ये दोनों ही सही लग रहे हैं। सरवाड़ और राजमहल खनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो गार्नेट में के लिए, राजमहल टोंक में, सरवाड़ अजमेर में। और ये किसके लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गार्नेट है ना, गार्नेट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गार्नेट के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली से संबंधित नहीं है? तो नाग पहाड़ ने मध्य अरावली में, तो इसका आंसर नाग पहाड़ हो जाएगा, मध्य अरावली में। संतुलन की अवस्था में तटस्थता वक्र का ढाल कैसा होता है? संतुलन की अवस्था में तटस्थता वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है। किसके? बजट रेखा के ढाल के बराबर। और माध्य में व्यक्तिगत अवलोकनों में विचलनों का मान शून्य होगा। तो जब आप समानांतर माध्य निकालोगे फिर उससे विचलन करोगे, ये भी प्रश्न कल परसों ही तो किया था, है ना, उसी वीडियो में किया या उससे पहले में किया होगा कि विचलन निकालेंगे और उसमें योग शून्य हो जाएगा तो समांतर माध्य होगा। फिर मध्य का मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन 6 हो ही जाएगा। मतलब सारे छोटे से बड़े तक सेट कर लो, बाद में जो बीच का होगा वो मध्य का हो जाएगा। और किस मध्य में चरम मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होता है? तो ये भी मैंने आपको बताया है कि चरम मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पे होगा? तो बहुलक में होगा। जैसे कैसे होगा इसको देखो, जैसे मान लो एक डिजिट है ना, और सबसे बड़ी डिजिट 1 लाख है ना, तो बहुलक 2 आ रहा है तो वो 2 ही आएगा। और अगर 10 करोड़ उसका सबसे बड़ी 10 करोड़ है और बहुलक पहले 2 आ रहा था, वो लास्ट वाले डिजिट को चेंज करो तो भी बहुलक उतना ही रहेगा। बहुलक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना चरम मूल्य का बहुलक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो कितनी बार फ्रिक्वेंसी आई है उससे प्रभाव पड़ता है। बाकी समांतर माध्य में तो सीधा सीधा पड़ता है, और मध्य का भी पढ़ने की संभावना है, पढ़ भी सकता नहीं भी पढ़ सकता। निम्न से कौन से कारक से पूर्ति वक्र का विवर्तन नहीं होता? तो पूर्ति की गई वस्तु की कीमत। क्या आंसर होगा? पूर्ति की गई वस्तु की कीमत इसका आंसर होगा। बाकी चीजों का पड़ता है लेकिन पूर्ति की गई वस्तु की कीमत का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वस्तु की कीमत के परिवर्तन करने से दोनों वस्तुओं की खरीदी की मात्रा बढ़ती है घटती है, इन दोनों वस्तुओं की मांग की तिरछिलित क्या कैसे होगी? यानी इसका उल्टा ही हो गया ना, सीधा सीधा समझ सकते हो ना कि जब दोनों वस्तुएं एक घटती है एक बढ़ती है, एक बढ़ती है घटती है, तो कैसा संबंध होता है? इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? धनात्मक संबंध तो कहते हैं। और जब साधन कीमतों की वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो उसे कहा जाता है लागत प्रेरित। यदि अगर इनपुट जो है उनमें बढ़ गए, जैसे मान लो कोई कपड़ा बनाते हैं तो कपास की रेट बढ़ गई तो कपड़े की रेट खुद ही बढ़ जाएगी ना, साधन कीमतों में वृद्धि होने से वस्तु की कीमत में परिवर्तन। इस प्रकार लागत प्रेरित स्फीति कहेंगे। क्या कहेंगे? लागत प्रेरित स्फीति कहेंगे। बाकी इन चीजों को मैंने आपको डिटेल में बताया ही था। निम्न में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित साख नियंत्रण विधियों में है? चयनित साख नियंत्रण विधियों में तो देखो बैंक रेट, MSF, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये तो एक कैटेगरी में आती है। तब एक कैटेगरी में ये आ गई तो उधार की अधिकतम सीमाएं दूसरी कैटेगरी में आ जाएगी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उधार की अधिकतम सीमाएं। और निर्धनता का दुष्चक्र नरक से, यह भी स्पष्ट, यही एज इट इज प्रश्न करवाया है।
निम्न में से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का घटक नहीं है? तो इसमें शिक्षा, जीवन स्तर और स्वास्थ्य होता है, प्रति व्यक्ति आय नहीं है, यह भी करवाया हुआ है। ये तो आपको पता है, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ। शुद्ध प्राप्ति और कुल व्यय के मध्य अंतर को जाना जाता है तो बजट घाटा। शुद्ध प्राप्ति और कुल व्यय के अंतर को क्या कहते हैं? बजट घाटा कहते हैं। कौन सी विस्तृत मुद्रा के रूप में जानी जाती है? तो मैंने आपको बताया था कि M1 और M2 ये संकुचित मुद्रा है, M3 और M4 दोनों विस्तृत मुद्रा है। तो फिर इसमें M3 भी विस्तृत मुद्रा है, M4 भी विस्तृत मुद्रा है। और वैसे टेक्निकली देखें, वैसे प्रचलन में आता है कि M3 विस्तृत मुद्रा है, लेकिन जब ऑप्शन में M3 भी दे रखा है और M4 भी दे रखा है, या तो इसमें M0 से स्टार्ट करना था इनको ऑप्शन देते समय। अब इन्होंने M3 M4 दोनों दे दिए, तो मेरे हिसाब से इसका टेक्निकली आंसर M4 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें पोस्ट ऑफिस वाली जमाएं और ज़्यादा, M3 प्लस ये पोस्ट ऑफिस की सेविंग जो डिपॉजिट है वो भी शामिल हो जाती है इसमें। तो इस प्रकार ये ज़्यादा विस्तृत हो गई ना, तो इसका मतलब सटीक आंसर M4 होना चाहिए। लेकिन ऐसे प्रचलन में जो रट्टा लगा रखा है ना हम लोगों ने, वो M3 लगा रखा है, लेकिन उस प्रकार के प्रश्नों में M4 विकल्प में नहीं देते भाई, तब होता है। इसमें M4 विकल्प में दे दिया तो M4 होगा मेरे हिसाब से। बाकी तो अंतिम तो भाई साहब बॉस तो RPSC है, जो बॉस कहेगा वही मानना पड़ेगा। निम्न में से कौन नीति आयोग की संचालन परिषद का भाग नहीं है? तो बाकी तो है, लेकिन राज्यों के राज्यपाल नहीं है। कौन नहीं है? राज्यों के राज्यपाल नहीं है। राजनीतिक विकृतियों का मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करने की सिफारिश कौन से सिद्धांत ने की? तो हेराल्ड लासवेल ने। किसने? हेराल्ड लासवेल जिसने लगाया, उसका सही हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांक की गणना में उपयोग नहीं किया जाता? तो शिशु मृत्यु दर नहीं किया जाता, राष्ट्रीय आय करी जाती है, स्कूली शिक्षा वर्ष किया जाता है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा करी जाती है। तो इसका आंसर 2, 3, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शिशु मृत्यु दर, इसको शामिल नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा प्रकाशित भारत सतत विकास लक्ष्य के सूचकांक में सबसे ऊपर राज्य रहा है? तो SDG में टॉप पे कौन सा रहा है? तो हमने बताया केरल रहा है। कौन रहा है? केरल रहा है। किसने राजनीति शास्त्र को किसी समाज के मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का अध्ययन के रूप में वर्णित किया है? तो डेविड ईस्टन ने किया। किसने? डेविड ईस्टन, इसका सही आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के पहले दशक में परंपरागत राजनीति विज्ञान संस्थागत और विधिगत परंपरा छोड़कर सामाजिक राजनीतिक जीवन के विषय में नई दृष्टि अपनाता है। तो इस कथन के संदर्भ में गलत कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन 3 है ना, राजनीति के अध्येताओं में नवीन मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा कथन गलत है? गलत बताना हमें। समाज और सामाजिक, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा। क्या होगा? ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। ये गलत है ना, ये नहीं होगा, ये सही होगा। मतलब आप हमें गलत ढूंढना था तो ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इसे जूझने के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। किसने कहा कि सांप की कुंडली वाली बात? तो गांधी साहब ने कही। किसने? गांधी जी ने कही है। और अगला प्रश्न है, किसी साम्राज्य के अभिवृद्धि और विकास, राजवंश और इसी प्रकृति के ऐतिहासिक तत्व को दर्शाने वाला चार्ट वंशक्रम चार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? वंशक्रम चार्ट कहलाता है। और नीचे दिए गए सामाजिक अध्यापक के गुण दिए गए हैं, तो इसमें ए और स सही है। किसमें? सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि के विशेषज्ञ और मानवीय गुणों के परिपूर्ण, है ना, ये दोनों सही हो जाएंगे। तो ए और सही इसका सही हो जाएगा। और दृश्य सामग्री का प्रकार है, तो देखो टेप रिकॉर्डिंग तो दृश्य सामग्री का प्रकार नहीं है, बाकी सारे दृश्य सामग्री के प्रकार हैं, लेकिन इसमें सिर्फ दृश्य सामग्री का पूछा है। टेलीविजन तो दृश्य और श्रव्य दोनों है, तो फिल्म स्ट्रिप इसका सही आंसर होगा। वैसे क्योंकि दृश्य और श्रव्य है तो वो दृश्य भी तो है ही ना, तो ये सारे दृश्य सामग्री के, तो यहाँ पे आपको नहीं का उपयोग करना था कि कौन सा नहीं है, तब तो आप टेप रिकॉर्डिंग कर लेते, लेकिन यहाँ पे नहीं किया है ना। दृश्य सामग्री मान लो दृश्य श्रव्य दोनों है, ये मान लिया, टेलीविजन दृश्य श्रव्य दोनों है, लेकिन दृश्य है कि नहीं? वो दृश्य तो है ना, कम से कम तो दृश्य टेलीविजन भी होगा। लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ दृश्य माने कि श्रव्य नहीं, सिर्फ दृश्य, तो तब आंसर क्या होगा? फिल्म स्ट्रिप। यानी RPSC जो आंसर मानेगी, ऐसा लगता है फिल्म स्ट्रिप को ही मानेगी। एडगर डेल के अनुभव शंकु का कौन सा तत्व अधिगम के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव इसका सही आंसर है। क्या होगा? वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। और कौन सा पाठ योजना हेतु हर्बेटियम उपागम का सोपान नहीं है? तो खोज करना है ना, ये हर्बेटियम उपागम का सोपान नहीं है। और कौन सी इकाई योजना की विशेषता नहीं है? तो इकाई योजना में अंश से संपूर्ण के सिद्धांत का पालन किया जाता है, ये विशेषता नहीं है। इसका आंसर ये कह रहा है कि अंश से संपूर्ण का पालन किया जाता है। इकाई योजना किस मनोविज्ञान पर आधारित होती है? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित होती है। इकाई योजना गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित होती है। और किसने कहा कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में वह साधन है जिससे कि वह पदार्थ शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सके?
स्टूडियो स्कूल में डाल सके तो एक कनिंघम ने कहा है। किसने कहा है ऐसा? कनिंघम ने कहा है। ये स्टूडियो वाला शब्द कहाँ पे आया है? कनिंघम वाले प्रश्न में आया है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और एनसीईआरटी 2005 से संबंधित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए तैयार किए जाने वाले आधार पत्र के राष्ट्रीय फोकस समूह के अध्यक्ष कौन है? तो यशपाल तो आने थे, है ना, बहुत ज्यादा फेमस व्यक्ति है। तो एनसीईआरटी 2005 तो प्रोफेसर यशपाल इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कौन सा निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है? अरे भाई निबंधात्मक होगा तो वस्तुनिष्ठता कहाँ संभव होगी? तो इसका मतलब वस्तुनिष्ठता संभव, ये गलत कथन है, तो ये आंसर हो जाएगा। और निष्पत्ति परीक्षण हेतु नील पत्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नीचे दिए जा रहे हैं, तो इसमें से आंसर ढूंढना था, उपयुक्त सही विकल्प का चयन करना था, लेकिन ए और बी सही है। इसमें उद्देश्य का अंक सही है और विषय वस्तु का अंक सही है, तो ए और बी सही है। और विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तन के संबंध में साक्ष्यों के संकलन और उनकी व्याख्या कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे मूल्यांकन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लाभ नहीं है? तो देखो, प्रशासन सरल होता है, वस्तुनिष्ठ में बिल्कुल होता है। भाषा का न्यूनतम उपयोग करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। अंकन में वस्तुनिष्ठता होती है, बिल्कुल सही है। और उत्तर के चयन में अनुमान संभव, ये नहीं होता इसमें, है ना। वैसे टेक्निकली देखें तो वस्तुनिष्ठ में तो अनुमान लगाया जा सकता है ना, तो हमारे सामने विकल्प है, कोई एक हमने लगाना है, लेकिन उसमें आप एग्जैक्ट में नहीं पहुंच सकते, आपको पता होना चाहिए तभी पहुंच सकते हो। तो इसका मतलब उत्तर के चयन में अनुमान संभव नहीं है, वो प्रैक्टिकल बात है, ये मतलब किताबी बात है। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर के चयन में अनुमान संभव नहीं है, ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लाभ नहीं है, बाकी सारे लाभ हैं। और एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक कक्ष में महान चित्रकारों, मूर्तिकारों, संगीतकारों आदि के जीवन के बारे में पढ़ाते हैं। व्याख्या के दौरान विद्यार्थियों में सौंदर्य भाव का विकास हो सकता है। ये किन दो विषयों के मध्य संबंध को दर्शाता है? ये सामाजिक विज्ञान और ललित कला के बीच में दिखाता है। किसमें? सामाजिक विज्ञान और ललित कला। सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य एक दूसरे से संबंध दर्शाता है, तो बहुपक्षीय संबंध है। कैसा संबंध है? सामाजिक विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं उनके आपस में संबंध बहुपक्षीय संबंध है। किसने कहा कि सामाजिक विज्ञान तथा उनकी सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रियाओं से संबंधित है, इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है। तो जून वी माइकेलिस किसने कहा? जून वी माइकेलिस ने कहा। किसने? जून वी माइकेलिस ने। और कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अवबोध घटक का व्यवहारिक पद है? तो अंतर करना, ये है। क्या है? अंतर करना आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कौन सी क्षेत्र पर्यटन की सीमा है? तो सामाजिक विज्ञान के कुछ चयनित विद्यार्थियों के लिए, चयनित विषयों के लिए उपयोगी इसने लगाया, उसका सही हो जाएगा। मतलब पर्यटन की सीमा, तो ये सामाजिक विज्ञान के कुछ चयनित विषयों के लिए उपयोगी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रायोजना के पूर्ण करने के सोपानों को अव्यवस्थित नीचे दिए किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा जिसने भी CBAED लगाया ना, CBAED, पहले C फिर B फिर A फिर E फिर D, ठीक है। उसके बाद में इस आज की जो आंसर की उसका अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक अभिव्यक्ति की विधि के सोपानों का सही तार्किक क्रम है? तो सबसे पहले योजना बनाएंगे, उसके बाद क्रियान्वयन करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे, फिर रिपोर्ट बनाएंगे। तो जिसने भी योजना बनाना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, रिपोर्ट बनाना लगाया, उसका आंसर सही हो जाएगा। बाकी जो रीट मेंस है उसके लिए हम 50 डेज 50 वीडियो टेस्ट लेके आ रहे हैं। आप इतने दिन से हमारे वीडियो टेस्ट ले रहे हैं जो सेकंड ग्रेड के लिए थे, वो अगर आपको लगे उपयोगी है तब तो आपको आना है। अगर आपको लगे कि वो उपयोगी नहीं है तब आने का कोई फायदा नहीं है। बाकी आपको लगता है उपयोगी है और आपके भाई के लिए, आपके दोस्त के लिए भी उपयोगी है, तो आप उनको भी बताना, है ना। तो क्या है, मिल बांट के काम करेंगे। और इस बार ये मान के चलो कि हम है ना, यहां से इस चैनल के माध्यम से 100 लोगों का सिलेक्शन कराएंगे, कम से कम 4000 में से, ठीक है। पढ़ते रहो, थैंक यू। और डिमोटिवेट नहीं होना है। आपका पेपर अच्छा गया है तो भी आपको ज्यादा फूलना नहीं है, आपको रीट के अंदर ऑल राजस्थान टॉप करना है। और आपका पेपर खराब गया है तो भी कोई बात नहीं, तो भी आपको अपने मोरल को, मतलब अपने जो आत्मविश्वास है उसे डाउन नहीं करना है और हमें रीट मेंस में टॉप करना है, ठीक है। थैंक यू।